जी, जी, जी। आज का सबसे बड़ा चीज़ है ये पैकेज। ये हर एक का माने हर कंपनी का एक बड़ा चीज़ है कि पहले तो व्हाट इज़ पैकेज। अगर मैं छोटे से वर्ड में बोलूँ तो ये इसको बोलते हैं फ़ोल्डर। बोला कि क्यों फ़ोल्डर वाइज़ क्यों रखना ज़रूरी है? फ़ोल्डर वाइज़ अगर कोड को रखते हैं तो इसको बोलते हैं कैटेगराइज़्ड करना। कैटेगराइज़्ड करना, जो भी हो स्पेलिंग, ठीक है। मुझे बोला है कि ये हमने लास्ट क्लास में बताया था। यही सोचिए ना, मेरे पास डेस्कटॉप में अभी पड़ा हुआ है ये सब न्यू फोल्डर, न्यू 2, न्यू 3, इससे पता नहीं चल रहा क्या है, बट ये मुझे पता चल रहा अच्छा ये वीडियो कुछ है, मतलब ये नेक्सन का कुछ मतलब ये हार्डवेयर का पार्ट है, वीडियो रिलेटेड सारा फोल्डर है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट है यूजिंग पाइथन। तो ऐसे करके नोट जेएस का रिलेटेड मतलब स्पेसिफिक फोल्डर रहने से मुझे समझ में भी आता है किसमें क्या किया हुआ है, ठीक है। बस यही चीज़ है ये जावा में ये पैकेज वर्ड है, ठीक है। तो बोला गया टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ पैकेज, कितने टाइप के पैकेज हैं। तो बोला गया टाइप्स कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। सबसे पहले तो है बिल्ट इन पैकेज। बिल्ट इन पैकेज लगेगी मतलब कुछ बने बनाए पहले से प्री डिफाइंड पैकेजेस हैं जिसमें आपको कुछ कुछ का जान के रखना है, लेकिन अब पढ़ेंगे अभी नहीं। तो java.util बोल के एक लाइब्रेरी है जिसको ज़रूरत है बाद में। java.io.input, जो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितने भी हैं, ठीक है। java.lang, अब क्या होता है हम समझेंगे। java.net, नेटवर्किंग से रिलेटेड सारे फोल्डर्स उसी में रखे हुए हैं। java.awt, अवेट, इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा जितने भी रिलेटेड जितने भी फोल्डर्स हैं सब इसमें रखे हैं। बोला गया ये सब क्या है क्यों है वो मैं अलग से लिखवा दूंगा कि ताकि मुझे समझ में आ जाए। इसको ये मैं ज़्यादा चलो नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने भी फोल्डर्स हैं, नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने भी फोल्डर्स हैं, जैसे लैन कनेक्शन, वैन कनेक्शन, जितने भी कनेक्शंस होते हैं वो सब, तो नेटवर्किंग रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं सारे का सारा इसके अंदर है। GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, लास्ट में तो यही हम लोग पढ़ के प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो ये तो आपको जानना ज़रूरी है ही, ठीक है। लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी, तो लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी हैं सब के सब, ठीक है। तो लैंग्वेज रिलेटेड से जितने भी मैथ रिलेटेड जितने भी सारे का सारा इस लैंग के अंदर है। ये दोनों का दोनों मेनली इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट में भी इसका स्कैनर, जो हम लोग स्कैनफ सीखते हैं, और जो पुटेस गेटेस, ये जितने भी हैं, तो इसमें 2-3 चीज़ें समझ में आएगा लास्ट में कि बफर रीडर क्लास क्या होता है, समझेंगे कि हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। अभी तक हम लोग इनपुट लेना नहीं सीखे हैं पूरे पाइथन में, सॉरी जावा में, ठीक है। जावा में हम लोग कि इनपुट लेना नहीं सीखे हैं अभी तक। हम लोगों को अभी क्या बिल्ट इन पैकेज से काम है, तो बोला नहीं काम है हमको अभी यूज़र डिफाइंड पैकेज, खुद से कैसे पैकेज बनाएंगे वो। जैसे आप लोगों को फंक्शन में भी जब पढ़ाया जाता है कि बिल्ट इन फंक्शन और साथ में अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन, तो यहाँ पे भी सेम यूज़र डिफाइंड मैंने खुद से कैसे पैकेज बना सकते हैं। तो यूज़र डिफाइंड पैकेज बोला पैकेज करेंगे क्यों। लास्ट क्लास में मैंने जहाँ तक पढ़े थे, लास्ट क्लास में मैंने बोला था इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल दिया था। इनकैप्सुलेशन जहाँ पे ख़त्म हो रहा, तो इनकैप्सुलेशन में मैंने बोला था क्या कि आपके पास 3 कीवर्ड हैं, पब्लिक, जी, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड 3 ही फोल्डर हैं, तीनों का तीनों काम बोलते क्या हैं, इन तीनों को बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। तो थोड़ा सा बच्चों लोग का यहाँ पे एक कभी कभी डाउट होने लगता है। 3 वर्ड यहाँ पे, एक तीनों वर्ड को अच्छे से समझिएगा क्या क्या वर्ड हैं। एक है आइडेंटिफायर, बहुत कंफ्यूज करता है आइडेंटिफायर बोला गया। दूसरा है मॉडिफायर, और तीसरा है एक्सेस स्पेसिफायर। ये लेके बहुत झमेला हो जाता है क्योंकि किसमें क्या पढ़ लिए एक्सेस स्पेसिफायर। बोला कि हम लोग किसको क्या बोलते हैं एक बार देख लेते हैं।
लगे कि अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर। बोला किसको इसको में से बोलते हैं आइडेंटिफायर, इस एक्स को यूज़ कर, मतलब क्योंकि ये वेरिएबल एक्स नाम से आइडेंटिफाई होता है मेरा, तो आइडेंटिफायर इसको बोलते हैं। ये हुआ डेटा टाइप, ऑब्वियसली आपको ये तो नॉर्मली पता रहता ही है। तो और ये उसका आइडेंटिफायर का वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफायर, तो मतलब इस वेरिएबल को बोलते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, जब आपको समझ में आता है कि इंटीजर का रेंज कुछ होता है 2 बाइट, ठीक है, जावा में तो 4 बाइट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको डेटा टाइप चेंज करना हो तो फ्लोट, ये सब आपको, ये सब मॉडिफायर नहीं है, ये सब तो डेटा टाइप है। ठीक है, जब इसी में एक वर्ड लग जाने से अनसाइंड इंट और इंट में क्या डिफरेंस है? इंट में निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, अनसाइंड इंट में सिर्फ पॉजिटिव होता है। मतलब तो निगेटिव पोर्शन को डिस्कार्ड मार देता है, सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन में डाल देता है। सी में जैसे अनसाइंड इंट का ये रेंज है और इंट का रेंज है ये, तो -32,767 से लेके +32,000, और ये 8 होता है, ये 7 होता है। ठीक है, तो ये अनसाइंड वर्ड को हम लोग मॉडिफायर बोलते हैं कि ये क्या करता है, पूरा का पूरा डेटा टाइप का प्रॉपर्टी को ही चेंज कर देता है। लॉन्ग इंट, लॉन्ग डबल, ये लॉन्ग इंट, लॉन्ग डबल, स्टैटिक इंट, ये जो स्टैटिक इंट जावा में ऑलरेडी समझे थे, फाइनल इंट, तो ये सब को बोलते हैं हम लोग मॉडिफायर। ठीक है, लास्ट में ये एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस देना है या नहीं देना है, इसमें आता है आपका पब्लिक, ऑब्वियसली देना है, ऑल कैन एक्सेस, प्रोटेक्टेड तो मतलब स्पेसिफिक कैन एक्सेस। ठीक है, स्पेसिफिक कैन एक्सेस। अब ये स्पेसिफिक में, इसी में तो मेन समस्या है, प्राइवेट में भी दिक्कत नहीं होता, तो प्राइवेट में भी दिक्कत नहीं होता, ओनली मी। ठीक है, ओके, तो सिंपल सा ये 3 चीज़ें हैं। बोला इसी में सेम क्लास तो एक्सेस कर ही सकता है, ओके, सेम फोल्डर भी एक्सेस कर सकता है, सेम फोल्डर में डिफरेंट क्लास भी एक्सेस कर सकता है, सेम फोल्डर सेम फाइल तक। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आप सिंपल सा बात हमने एक एग्जांपल से भी समझाया था कि आप एक इंसान हो, आप पूरे मोहल्ले को अपना सदस्य मानते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, आप अपने घर को सिर्फ सोचते हो कि नहीं मेरा एक घर ही बस मेरा है, बाहर वाले हैं, तो आपकी मर्जी, आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको कोडिंग उसी के ऊपर है। ये आप हो, आप मतलब मेन फंक्शन जहाँ से कॉल होगा। अब यहाँ से अब सेम फोल्डर में जितने भी फाइल्स हैं और एक फाइल में जितने भी क्लास हैं, सबको वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि एक्सेस किसी एक के पास ही रहेगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि लेकिन डिफरेंट फोल्डर में कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो मुझे सीखना है आज, किसके द्वारा, तो पैकेज के द्वारा। तो पैकेज के द्वारा तो सबसे पहले मुझे डिफरेंट फोल्डर बनाएंगे कैसे, ठीक है, तो वो चीज़ मुझे सीखना है। तो यूज़र डिफाइंड पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं, चलिए एक बार समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग स्टार्ट करने के लिए मुझे नोटपैड++ एकदम बहुत ही सिंपल कोड लिखेंगे हम। ठीक है, चलिए, क्लास का नाम, तो क्लास का नाम, तो क्लास का नाम मान लीजिए मैं क्या रखना चाहता हूँ, वो मेरी मर्जी है। ठीक है, ये क्लास में मैंने कुछ लिखा नहीं है, ना ही पब्लिक लिखा है ना ही प्रोटेक्टेड लिखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या समझेगा, प्रोटेक्टेड। ठीक है, ओके, अब आप, हाँ जी, चलिए, तो हमने इसमें बोला था कि एक आप पब्लिक फंक्शन बनाइए, पब्लिक वॉइड fun1, जैसे आप सीखे हो वैसे ही पैरामीटराइज कर सकते हो, नॉन पैरामीटराइज कर सकते हो, वो भी आपके ऊपर है। ठीक है, तो हमारा fun1 के अंदर system.out.println हमको बनाना क्या था, वो मैंने लास्ट क्लास में पिक्चर वाइज समझाया था, आज फिर से समझा देंगे। हाय, ओके, एक मैंने क्या किया, प्रोटेक्टेड, एक मैं प्रोटेक्टेड बना देता हूँ, तो प्रोटेक्टेड। ठीक है, fun2, तो हेलो, एक मैंने प्राइवेट बना दिया, तो प्राइवेट fun3 वेल,
कुछ भी एक मैसेज दे दिया, ठीक है। ओके, डेस्कटॉप पे सबसे पहले तो डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। डेस्कटॉप पे नाम क्या देते हैं, बोला गया कि इसमें तो मेन फंक्शन है ही नहीं, तो अब ऑब्वियसली a.java ये हुआ क्योंकि मेरे पास मेन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो मैंने अभी बोला था लास्ट क्लास में इनकैप्सुलेशन दिखाया भी था कि एक अलग से फोल्डर, ठीक है, क्लास B जिसके पास मेरा ये अलग से फाइल है, जिसके पास पब्लिक स्टैटिक void main string args ऑब्वियसली, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब मुझे बस यहाँ से कॉल करना है, ठीक है। क्या इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ता है, तो बोला नहीं, पड़ोसी है ऑब्वियसली, पड़ोसी फाइल है, मतलब घर पड़ोसी है, लेकिन फिर भी चलो भाई उतना अधिकार दिया हुआ है क्योंकि मेन फंक्शन इसके पास है, ठीक है। अब ये कॉल कर रहा है पूरे कोड को, तो कैसे करना था, बोले थे एक क्लास का, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इज इक्वल्स टू न्यू ए, ठीक है। देखते हैं ob1 डॉट fun1 कॉल कर सकते हैं क्या, तो बोला हाँ, ठीक है। एक बार पहले इतना ही करते हैं ना, b.java, वो भी डेस्कटॉप पे ही, ठीक है। अभी तक इनकैप्सुलेशन का ही एग्जांपल समझा रहे हैं, अभी तक आज का पैकेज का एग्जांपल नहीं समझा रहे हैं। cmd कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किए, तो सबसे पहले तो डेस्कटॉप पे चले जाते हैं क्योंकि सब डेस्कटॉप पे है, तो cd स्पेस डेस्कटॉप। हमको क्या करना है, इसको सिर्फ कंपाइल करना है, इसको कंपाइल एंड रन बोथ करना है क्योंकि इसमें मेन फंक्शन नहीं है तो रन नहीं करा सकते, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कंपाइल, तो जावा सी स्पेस a.java, ओके, इसको रन तो नहीं कराना है, जावा सी स्पेस b.java, ओके, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जावा स्पेस b, तो प्रिंट हो गया। तो मतलब दैट मीन्स आपको इसके लिए अलग से मेहनत नहीं करना पड़ा, बहुत ही इजीली हम कर लिए। लेकिन आज का कुछ हम लोगों का डायग्राम ही अलग है, ये तो इनकैप्सुलेशन था, ये तो पुराना दिन का था कि कैसे हम बाहर किसी दूसरे फोल्डर में हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कैसे एक्सेस करना है, आज का हम लोगों का डायग्राम कुछ इस तरह से है कि कैटेगराइज्ड कैसे करेंगे। तो मुझे आज का कोड कुछ इस तरह से है, a.java का जब मैं कंपाइल करूं तो वो जो क्लास फाइल जनरेट करे, क्योंकि इसको तो रन नहीं कराऊंगा, तो a.class फाइल एक स्पेसिफिक फोल्डर में चला जाए, ठीक है। b.java को भी मैं चाहूँ कि b.java भी एक अलग स्पेसिफिक फोल्डर में चला जाए, ठीक है। एंड c.java एक दूसरे स्पेसिफिक फोल्डर में चला जाए, इन सब के तीनों के पास मेन फंक्शन नहीं है, ठीक है, c.class, और ठीक है d.java जिसके पास मेन फंक्शन है, तो उसको मैं बाहर रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो मैं किसी फोल्डर के अंदर नहीं घुसाऊँगा ताकि वो हर जगह घुस सके। अगर आप मान लीजिए अंदर में बना दिए तो सी को तो वो एक्सेस कर लेगा, ए के लिए आपको बाहर निकल के अंदर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा सेटअप फाइल को, जिससे मेरा मेन फंक्शन है, वो हमेशा बाहर रखते हैं। तो ये मुझे करना है, कैसे करेंगे बस वो सोचना है मुझे कोडिंग। चलो देखते हैं। तो हम लोग को करना क्या है, मुझे सबसे पहले ये समझ लेना है। तो बोला ये तो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। ये कोड को डीबग कर सकते हैं, हाँ, कोड को डीबग कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस में कोड को यहाँ से डिबग करने के लिए आपको पाथ सेटअप कुछ करना पड़ता है, जेडीके ओडीके का, ठीक है, झमेला है। आपको इस अगर वही करना है तो नेटबिन्स तो आने वाला ही है। जैसे ये ख़त्म होगा मेरा इस फाइल हैंडलिंग इसके स्कैनर, मेरा जैसे GUI स्टार्ट होगा, शुरू से मैंने अलग से 10 गो सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करेंगे, एक बार नोटपैड, एक बार CMD, इतना नहीं यूज़ करेंगे। उसमें एक ही सॉफ्टवेयर से सब कुछ कर लेंगे, पुराना कोड भी सारे का सारा, ठीक है। ओके 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 ओके, सुनिए। तो ये तो हुआ हम लोगों को। अब इसको फोल्डर वाइज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो इसको एक काम करते हैं, हमारा ये दोनों क्लास फाइल को पहले डिलीट मारिए। अब आता है कि इसको मुझे फोल्डर में डालना है, ध्यान से। तो ये तो मैं कर लूँगा, ये कुछ बड़ा बात नहीं है। बोला फोल्डर कैसे बनाते हैं, एक बार करिए। तो क्या जावा सी स्पेस a.java लिखने से फोल्डर बनेगा, बोला नहीं। सुनिएगा ध्यान से, अभी अब वर्ड है शुरू हो रहा। लगे कि अगर मुझे इसको स्पेसिफिक फोल्डर में डालना है तो इसमें एक पैकेज बोल के एक कीवर्ड है, जिससे फोल्डर का नाम, तो बोला गया कि माई फोल, आपकी मर्जी आप क्या देना चाहते हो, माई फोल 1।
तो पैकेज एक कीवर्ड है जिससे आप किसी स्पेसिफिक फोल्डर में उसको डाल सकते हो, ठीक है। चलो बोला कि ठीक है, अब क्या कंपाइल करें, देखते हैं, कंपाइल करें, कर लीजिए। पैकेज कीवर्ड लगा के तो कुछ डिफरेंस हुआ, बोला नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ, वो तो अभी भी बाहर ही बना, ये मुझे ऐसे नहीं करना है। तो अब कैसे करना है जी, तो इसका तरीका कुछ अलग ही है। तो CLS हम दिखाते जा रहे हैं। जावा सी स्पेस -D, इसको बोलते हैं क्रिएट डायरेक्टरी। जावा सी कंपाइल करते समय एक डायरेक्टरी क्रिएट कीजिए। स्पेस बोला कहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करें, तो डेस्कटॉप पे ही, मतलब रूट लोकेशन, इसको डॉट को बोलते हैं रूट लोकेशन, जहाँ पे अभी हो आप वहीं पे आप एक डायरेक्टरी क्रिएट करो। अच्छा, किसके लिए, मैं क्या नाम से, नाम आपको देने का जरूरत नहीं है, वो क्लास का नाम देने से ही समझ जाएगा, a.java। डॉट के बाद स्पेस। हाँ बिल्कुल, यही चीज़ तो थोड़ा सा समझना होता है। -D के पहले स्पेस, -D के बाद स्पेस, डॉट के बाद स्पेस। अब ये जैसे हीट इंटर करेंगे, अब एक बार नोटिस करिए तो बोला गया कि ये एक फ़ोल्डर पहले क्रिएट किया, माई फोल, और उसके अंदर उसको क्लास फाइल को बना दिया, ठीक है। तो ये चीज़ है मुझे कि हाउ टू क्रिएट फोल्डर, ठीक है। ध्यान रखना है कि पैकेज कीवर्ड भी लगा रहना चाहिए, ठीक है। ये पैकेज कीवर्ड बहुत ही ज़रूरी है, पैकेज कीवर्ड भी लगा रहना चाहिए, और कंपाइल करने का तरीका मुझे पता रहना चाहिए, तब जाके वो उसका फोल्डर क्रिएट करेगा, ठीक है। कोई बात नहीं है, ओके। मैंने क्या किया, बिल्कुल जैसे इसमें किया है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि क्या क्लास पब्लिक है, ध्यान से बोला क्या क्लास पब्लिक है, नहीं है, प्रोटेक्टेड है बिल्कुल से, फिर भी हम रहने देते हैं, गलती होने दीजिए ना, पहले गलती होने दीजिए। मैंने क्या किया, एक दूसरा B, इस B को तब हटाते हैं, इस B को पहले, तो एक काम करते हैं, Ctrl+A Ctrl+C, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको पहले एंटर मार लेते हैं, क्लास B। लगे उसी फोल्डर में, फोल्डर का नाम नहीं चेंज करेंगे, खाली क्लास का नाम चेंज कर देंगे, और उसी फोल्डर में मैंने एक काम किया, add1 नाम का फंक्शन, add2 नाम का फंक्शन, मैसेज सिर्फ चेंज कर देंगे हम, add1 जानबूझ के उसमें भी पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट कर दिए, add2 और add3, ठीक है। या हम सेम भी कर सकते हैं, सेम नाम का भी फंक्शन रख सकते हैं, ठीक है। add3, उससे क्या लेना देना मुझे, बोला इसका ज़रूरत है क्या, तो बोला नहीं, इसका ज़रूरत नहीं है, सेम चीज़, ओके ना। मुझे B नाम का एक फ़ाइल बना लिया, इसको भी मैंने क्या किया, पहले सेव कर लिया, वो भी डेस्कटॉप पे ऑलरेडी सेव है। मुझे क्या करना है, अब इसको भी कंपाइल करना है, कंपाइल कीजिए बस b.java। जैसे मैं कंपाइल किया, एक बार देखिए क्या होता है, तो बोला गया अलग से फोल्डर नहीं बना, उसी फोल्डर में जाके B को भी वो बना दिया, पहला स्टेप पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। मैंने हमने क्या किया, आपका नोटिस करते जाइए, क्या ये सोर्स कोड किसी को बेचोगे आप, बोला ये नहीं मुझे बेचना है, मुझे तो बेचना ये है, और कैटेगराइज कर करके बेचना है, ठीक है। सर उसी में कैसे जाएगा सर? वो कैसे जाएगा, इसका कमाल है, पैकेज नेम दोनों का सेम है, अच्छा पैकेज नेम से, इसलिए, ठीक है। लगे अब आता है तीसरी की बारी, तो पैकेज नेम चेंज करेंगे हम, ठीक है। C बोला कि इसमें ज़्यादा नहीं, बस प्रोटेक्टेड प्राइवेट का ज़रूरत नहीं है, बस 2, ठीक है। disk1 disk2 कुछ भी, हमको तो बस अभी सिखाना है, लॉजिक सिखाना है। disk1 ऑब्वियसली, disk2 ओके, Ctrl+S C.java, ओके। लाइक कंपाइल, सब कुछ सेम, बस C.java को कंपाइल जैसे करेंगे, वो क्या करेगा, फिर से एक फ़ोल्डर क्रिएट करेगा, ठीक है। ये अपना अलग से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया, उसके अंदर C बनाया, ठीक है। अब बस बचा है मेन, अभी तक मेन ही तो नहीं बना, अब D की बारी आई, तो अब मेरा D की बारी आई, जिसके पास मेन रहेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ठीक है। सबसे पहले मेन प्रॉब्लम है ये, क्या ये पैकेज के अंदर जाएगा, तो बोला नहीं, पैकेज नहीं जाएगा। अब लेकिन वो दोनों फोल्डर को इंपोर्ट मुझे करना होगा, है ना। तो मुझे बोला कि वो पैकेज से फोल्डर बना, अब उसको इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड, इंपोर्ट myfol1 के अंदर जो A नाम का क्लास है, उसको भी इंपोर्ट myfol1 के अंदर
जो बी नाम का क्लास है उसको भी, और इम्पोर्ट myfold2 के अंदर जो सी नाम का क्लास है उसको भी, तीनों को इंपोर्ट कीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, myfold1 के अंदर जो ए नाम का क्लास है, myfold1 के अंदर जो बी नाम का क्लास है, myfold2 के अंदर जो सी नाम का क्लास है। अब कोड को चलिए, तो मैंने क्या किया, एक मिनट, गलती, हाँ ठीक है, सब तो सही है, तब तो मैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना ही सकता हूँ। ठीक है, Ctrl+C, ध्यान से, d.java। पिक्चर कुछ इस तरह से अभी है हमारे पास, सिचुएशन कुछ इसी तरह से है। ये चारों मेरा बाहर ही है, ये दोनों फोल्डर में घुसा हुआ है, बस इसको कंपाइल करते ही मेरा ये वाला क्लास फाइल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका क्लास का, इसको कंपाइल करने का तरीका अलग रहेगा, नॉर्मल, जैसे हम लोग शुरू से सीखते आए हुए हैं। तो अगर तुरंत एरर मार दिया, क्या कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम, क्योंकि आपका पब्लिक नहीं है क्लास मेरा। देखिए ए इज़ नॉट पब्लिक, गया ना पूरा, मतलब जितना भी बनाए सब बेकार हो गया। ठीक है, क्योंकि मेरा पब्लिक नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो अब वापस मुझे जाना है सारे पेजेस में। सबसे पहले तो सबको पब्लिक बनाना होगा, क्योंकि यही नहीं पब्लिक रहेगा तो आप एक्सेस कैसे दीजिएगा। सारे को पब्लिक करना होगा, पब्लिक, हाँ जी बिल्कुल, ये कुछ भी चेंजेस करेंगे हम पब्लिक लगाना ही पड़ेगा। ओके, तो तीनों का तीनों पब्लिक, इसको ज़रूरी नहीं है सर। तो अगर वही चारों एक ही फोल्डर में रहता तब तो पब्लिक का कोई जरूरत नहीं था। चारों, हाँ, तब तो वो तो डेस्कटॉप पे ही वाला हाल हो गया। हाँ, तो वही हो जाता। हाँ, तब दिक्कत नहीं था। ठीक है, सुनिए, CLS सबसे, CLS फिर से वापस ए को कंपाइल करेंगे उसी तरह से डायरेक्टरी की तरह, बी को कंपाइल करेंगे डायरेक्टरी की तरह, सी को कंपाइल करेंगे डायरेक्टरी की तरह, और डी को नॉर्मल की तरह। एक बार देख लीजिए क्या हुआ। फिर से उस फोल्डर के, ये तो क्लास फाइल है, ये तो जावा फाइल है, सॉरी, क्लास फाइल सबका 2, 1 और ये सही है, ये मेरा बाहर में है, सबके बाहर है। अब क्या काम किया, अभी रन कराना पड़ेगा। तो रन कराने के लिए जावा स्पेस डी, हाई प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब मैं कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना करूं, मेरा कोड ऑटोमेटिकली काम करेगा, बशर्ते मैंने क्या किया, पब्लिक को ठीक किया। हेलो सर। तो हमारा, चलिए एक काम करते हैं, तो fun1 को तो मैंने कॉल किया, क्या fun2 को कॉल कर सकते हैं, सबसे बड़ा चीज़ है, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड था। प्राइवेट को तो नहीं कॉल कर सकते, ये मुझे भी पता है कि प्राइवेट तो बाहर से तो कहाँ से एक्सेस करेगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, कंपाइल, ना ही हम fun2 को कर सकते हैं क्योंकि प्रोटेक्टेड है, और ना ही fun3 को कॉल कर सकते हैं क्योंकि प्राइवेट है। ये ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीके से हमारा यहाँ तक ठीक है। तो चलिए हम लोग एक काम कर लिए, हम लोग पब्लिक को तो एक्सेस कर लिए एक बार फिर से। तो बी क्लास का भी, तो बी क्लास का भी हम एक ऑब्जेक्ट बना लिए, बी, ठीक है, ob2 डॉट क्या नाम था, add1, ठीक है। सेम चीज़ सी का भी, तो जो जो पब्लिक है वो सब हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, जो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट है उनको मैं कुछ नहीं कर सकता। तो disk1 एक बार करके देख लेते हैं सारा, CLS। तो एक काम किए हम लोग, कहाँ जी, कंपाइल डी, रन, तो देखिए कितना अच्छे से तीनों का तीनों चीज़ प्रिंट हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को सिर्फ क्या करना था, ये तो मुझे समझा दिए थे। ठीक है, तो हम लोग पैकेज कैसे बनाते हैं वो पूरा का पूरा क्लियर। ठीक है, कि कैसे हम स्पेसिफिक फोल्डर बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे हम उसका ये कॉल करते हैं। तो ये हम एक बार फिर से करके रख देते हैं ताकि एक स्क्रीन में दिखेगा पूरा। बी सी कंपाइल कैसे करेंगे, कंपाइल हम लोग ऐसे करेंगे और साथ में रन कैसे कराएंगे, ये पूरा का पूरा एक लाइन में आ गया। ठीक ना, तो ये हमारा क्या हुआ, यूज़र डिफाइंड पैकेज, मैं कुछ भी नाम से बना सकता हूँ। ओके ओके, तो हम एक काम करते हैं, पैकेज के बाद हमारा कुछ अब बचा, तो हमारे पास छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बिल्ट इन पैकेज के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं।
तो बिल्ट इन पैकेज इन जावा, एक बार हम खाली पैकेज का काम देख लेते हैं। बोला गया कि ये एक पिक्चर से पहले समझते हैं अच्छे से। बोला जावा के अंदर लैंग, यूटिल और AWT 3 बोल के पैकेज हैं, जिसको मैं एक काम करता हूँ कुछ और ओपन लिंक इन न्यू टैब। ये तो ऑब्वियसली इसी के अंदर है। पिक्चर को कैसे देखें अलग से टैब में, सिर्फ अलग विंडो नहीं, कुछ तो दे नहीं रहा है, ठीक है। ओपन इन न्यू टैब, ओके। तो हमारे जावा के अंदर लैंग, यूटिल और AWT, ये मेरा इसको बोलते हैं जावा पैकेज, ये सब पैकेज इन जावा। लैंग के अंदर सिस्टम डॉट क्लास, स्ट्रिंग डॉट क्लास, यूटिल के अंदर एरे लिस्ट, मैप डॉट क्लास, बटन, और ये सब GUI बनाने के लिए होता है। आपको सबसे बेस्ट जावा टी पॉइंट से सबसे बेस्ट आपको मिल भी जाएगा सारा चीज़। लेकिन मुझे सिर्फ ये जानना है कि कौन कौन से पैकेज का क्या काम है एक जगह पे। और यहाँ पे देख रहे हैं कंपाइल कैसे करते हैं, जावा C स्पेस -d स्पेस डायरेक्टरी नेम, क्लास का नाम, डॉट लगा के पीछे, ये बीच में डॉट भी है, एक सामने भी स्पेस, एक पीछे भी स्पेस। तो ये थोड़ा सा देख, ओ लिखने का तरीका वो तो लिखा है तो शायद भूल गया होगा। यहाँ पे मेन है कंपाइल कैसे करते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे भी देखिए डॉट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ओके, कंपाइल कैसे करते हैं, पैकेज कैसे बना रहे हैं। यहाँ पे माई पैक बोल के एक बनाया है, हमको अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे जो ज़रूरत है इंपोर्ट कैसे करते हैं, ये तो हुआ पैकेज कैसे बनाते हैं। अच्छा, लगे कि ये पैक के अंदर, ये भी किसी पैक के अंदर ही है, लेकिन इंपोर्ट पैक डॉट आपको फोल्डर डॉट क्लास का नाम से आप कर सकते हो, तो मतलब ठीक है। मैंने ये भी एक अलग फोल्डर में, ये भी एक अलग फोल्डर में, ठीक है, तब भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों का सेम लोकेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक D ड्राइव में है एक E ड्राइव में है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जानना अभी नहीं है। मुझे जो बिल्ट इन पैकेज है वो मुझे जानना है, तो बिल्ट इन पैकेज इसमें दिया ही नहीं है। बिल्ट इन पैकेज, जी पैकेज पैकेज पैकेज, तो हमको बस एक रुक जाइए, एक एग्जांपल से देखते हैं। जावा टी पॉइंट, ठीक है, मुझे कोई भी एक गिग्स देख लेते हैं। खाली मुझे कौन कौन सा पैकेज है और क्या क्या काम है बिल्ट इन पैकेज, क्योंकि अभी तो पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी एक यूटिल है डॉट स्टार, कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये लास्ट क्लास वाला प्रॉब्लम शुरू हो गया फिर से। एक जगह नहीं लिखा हुआ है, एक हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम परफेक्टली। मुझे जो 6 पैकेज है, जावा डॉट लैंग का काम क्या है, कंटेंट्स लैंग्वेज सपोर्ट क्लास, एग्जांपल के रूप में क्लास विच डिफाइंस प्रिमिटिव डेटा टाइप, जितने भी डेटा टाइप है वो सब कुछ। IO के अंदर कंटेंट्स सपोर्टिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, कंटेंट्स यूटिलिटी क्लास विच इम्प्लीमेंट्स डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट, डिक्शनरी एंड सपोर्ट डेट और टाइम ऑपरेशन। एप्लेट, अब ये आपको किसमें एडवांस जावा में पड़ता है, बट HTML पेज को कैसे रन कराते हैं वो सब आपको एडवांस जावा का पहला स्टार्टिंग पोर्शन और जावा का एंडिंग पोर्शन, ये ऐसा ही है टॉपिक। कंटेंट्स क्लासेस फॉर क्रिएटिंग एप्लेट, ठीक है। AWT और नेट मतलब सपोर्ट नेटवर्किंग ऑपरेशन, और ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लाइक बटन मेनूज कैसे हम बनाते हैं। तो ये मैं एक काम करता हूँ, ये मुझे ज़रूरत था, इसको मैं क्या करें, बिल्ट इन मेरे पास क्या क्या पैकेज है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, एक है और कुछ ज़रूरत है मुझे, एक है टॉपिक, वो है रैपर क्लास। रैपर क्लास पैकेज के बाद हमारा क्या है, रैपर क्लास। ये मुझे एक इम्पॉर्टेंट क्लास है, लेकिन ये भी बहुत ही छोटा टॉपिक है, 10-15 मिनट काफ़ी है इसके लिए समझने के लिए। प्लस जितने भी हम लोग कीवर्ड अभी तक पढ़े हैं, सबको एक बार अच्छे से देखना। बोला क्या क्या कीवर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, एक दिस कीवर्ड का इस्तेमाल कब लगाते हैं, सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल कब करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल कब करते हैं, और फाइनल कीवर्ड का इस्तेमाल कब करते हैं, कहाँ कर सकते हैं, यानी लिमिटेशन कहाँ क्या है, ठीक है। तो ये मुझे सारे कीवर्ड का इस्तेमाल, और कोई कीवर्ड है भी नहीं आपके पास,
यही 4 कीवर्ड है, ठीक है। 20 हो गया, 20 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ये पहला इंट्रोडक्शन क्लास में ही था, ठीक है। लेकिन आज हम लोगों का मेन, उसमें जैसे पढ़े थे, आज हम लोगों का मेन स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब पहले तो रैपर क्लास, व्हाट इज़ रैपर क्लास। रैपर क्लास को मैं एक लाइन में अगर बात करूं, अगर आपके पास मान लीजिए चॉकलेट है, ठीक है, चॉकलेट को रैप करके रखा जाता है, क्यों? क्योंकि चॉकलेट पे मतलब मान लीजिए जो भी हो धूल मिट्टी ना जम जाए, चॉकलेट को रैप करके रखने का मतलब ही यही है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, रैपर क्लास में आपको क्या सिखाया जाएगा, आपको कि हाउ टू प्रोटेक्ट, मतलब अभी भी प्रोटेक्शन सीख रहे थे, हाउ टू हाइड इसको बोल सकते हैं। रैपर के अंदर रखने से छुपा भी रहता है मेरा चॉकलेट के क्या है, कैसे काम करता है। तो बोला गया कि ये मुझे एक चीज़ पढ़ना है कि व्हाट इज़ रैपर क्लास, ठीक है। दूसरा चीज़ मुझे पढ़ना है यहाँ पे, क्या चीज़ मुझे यहाँ पे पढ़ना है, ऑटो गार्बेज कलेक्टर। ऑटो गार्बेज कलेक्टर दूसरा टॉपिक, ऑटो गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, ठीक है। तीसरा टॉपिक है मुझे ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग। 3 टॉपिक है जो मुझे सबसे ज़्यादा जानना है। ऑटो अनबॉक्सिंग बोला होता क्या है, पहले ये ऑटो गार्बेज कलेक्टर क्या है, ठीक है। जब आप, अभी तो हम लोग जावा में घुस गए हैं, जावा में घुसने से पहले जो लोग C++ पढ़ के आते हैं उनमें, और अभी जावा में, तो C++ में क्या सिखाया जाता है कि जब हम एक क्लास डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, अगर क्लास का नाम और फंक्शन का नाम अगर सेम होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। नाम से हम लोग पता चलता है कि बनाने वाला। इसमें एक कंसेप्ट है डिस्ट्रक्टर, बिगाड़ने वाला। आप चीज़ों को समझिएगा, ये C++ का बात कर रहे हैं आप, डिस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर मतलब बनाने वाला और डिस्ट्रक्टर मतलब बिगाड़ने वाला। बोला गया कि मतलब क्या कहना चाहते हैं कि अगर मैं कोई भी वेरिएबल, समझिएगा चीज़ें, कोई भी वेरिएबल अगर हम कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन करते हैं, हम जानते हैं कि कंप्यूटर में उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट कर देगा। प्रोग्राम ख़त्म भी हो जाएगा तो वो मेमोरी एलोकेट ही रहेगा। मतलब ये C का प्रॉब्लम है, C में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो C++ में कम से कम वो सॉल्यूशन है कि अगर हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए जो मेमोरी एलोकेट होता है, आपको डिस्ट्रक्टर में आके उसको नल कर देना पड़ता है। ये आपका जिम्मेदारी है। तो इससे क्या होता है, मेमोरी जो क्रिएट हुआ है वो वैनिश हो जाएगा। बोला गया दोनों में क्या अंतर है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में। बोला गया कंस्ट्रक्टर ऑटो कॉल खुद ब खुद कॉल हो जाता है व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड खुद ब खुद कॉल हो जाता है। डिस्ट्रक्टर ऑटो कॉल व्हेन प्रोग्राम एंड, आपको कॉल करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो C++ में सेम चीज़, आपको क्लास कैसे डिफाइन होता है, मेन फंक्शन के ऊपर, मेन फंक्शन के अंदर अगर मैं जैसे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो आपको ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग इस तरह से C++ में कोडिंग करते हैं। जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाया, बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया और मेमोरी भी एलोकेट हो गया, इसलिए तो ये कंस्ट्रक्टर बनाने वाला। और जैसे मेरा प्रोग्राम ख़त्म भी हो गया, समझिएगा, जैसे मेरा प्रोग्राम ख़त्म होगा, अब मैं कुछ लिखूँगा नहीं, बीच में get ch iostream.h बस काम ख़त्म। तो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली मेरा डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा जैसे मेरा प्रोग्राम ख़त्म होगा, तो जिसके कारण मेमोरी डी एलोकेट भी हो जाएगा, ठीक है। बट इन जावा बोला गया, ध्यान से आप, इन जावा, अब मैं टॉपिक को अच्छे से समझाता हूँ। इन जावा नो नीड टू डिक्लेयर डिस्ट्रक्टर, क्योंकि ये खुद ब खुद बन जाता है। कॉज इन जावा ऑटो गार्बेज कलेक्टर सपोर्ट, ऑटो गार्बेज, खुद का कूड़ा खुद साफ कर देना जिसको बोलते हैं, खुद का जो मेमोरी एलोकेट होगा उसको डी एलोकेट करना, ये जावा में ऑटोमेटिकली ऑटो गार्बेज कलेक्टर या कलेक्शन जो भी बोलिए सपोर्ट, ठीक है। तो ये मेरा पहले से सपोर्ट करता है, ओके। तो बोला गया ठीक है, चलो देखते हैं कोड को एक बार अच्छे से फिर से समझते हैं। जावा में अगर मैं क्लास के आगे अंदर
क्लास के अंदर अगर मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, लेकिन ये जावा है, जावा को कैसे समझ में आता है, क्लास के बाद सेमी कॉलन नहीं लगता, और सी प्लस प्लस में सेमी कॉलन लगता है, देख के पहचान में आ जाता है कि ये किससे कोडिंग किया हुआ है। बोला गया कि अगर मैं एक कोडिंग में अगर कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया और उसमें एक वेरिएबल डाला तो वो मेमोरी एलोकेट तो करेगा ही करेगा, और प्रोग्राम ख़त्म होगा तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली, ठीक है, डिस्ट्रक्टर मेरा हमको लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता, डिस्ट्रक्टर मेरा, तो ये मेरा ऑटो गार्बेज कलेक्टर सपोर्ट, गार्बेज कलेक्टर सपोर्ट, ये मेरा खुद से इसका मेमोरी डी एलोकेट हो जाएगा। बट लगे ये बट में बहुत कुछ छुपा हुआ है अब ये, ठीक है। बट अगर एक हम फंक्शन के अंदर कोई भी नॉर्मल फंक्शन, कंस्ट्रक्टर को छोड़ के कोई भी नॉर्मल फंक्शन के अंदर अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ या कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, तो ये और ये बोला गया डज नॉट सपोर्ट ऑटो गार्बेज कलेक्टर, ये प्रॉब्लम शुरू हो गया, डज नॉट सपोर्ट ऑटो गार्बेज कलेक्टर, ये सब डी एलोकेट नहीं होगा। माने आप जो कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखोगे सिर्फ वही आपका ऑटो गार्बेज कलेक्टर, डज नॉट सपोर्ट ऑटो गार्बेज कलेक्टर। समझ में आया चीज़? ओके, बोला गया सर मेन फंक्शन के अंदर बोला गया कि डज नॉट सपोर्ट, क्यों? क्योंकि आपका मेन फंक्शन भी तो एक फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर का ही अलग चीज़ है। जैसे आपको ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो बोला गया कि ये भी डज नॉट सपोर्ट ऑटो गार्बेज कलेक्टर। तो समझ में आया चीज़ कि चीज़ें क्या है? तो बोला गया इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। ये तो प्रॉब्लम हो गया, ये तो सी प्लस प्लस में भी प्रॉब्लम था, जो चीज़ मेन फंक्शन के अंदर या किसी अदर फंक्शन के अंदर अगर वेरिएबल डिफाइन होगा वो डी एलोकेट कभी नहीं होता था, जो कंस्ट्रक्टर के अंदर था वही सिर्फ डी एलोकेट हो सकता है। तो बोला गया इसका सॉल्यूशन क्या है जी, ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व्ड बाय रैपर क्लास। तो ये क्या नया चीज़ आ गया अब समझना होगा, क्योंकि बहुत नया टॉपिक दिया हुआ है इसमें, ठीक है, जो कि आपको उप्स के कंसेप्ट में नहीं है लेकिन पढ़ना है फिर भी, ठीक है। तो बोला गया ठीक है, अब रैपर क्लास क्या होता है थोड़ा पढ़ लेते हैं अच्छे से। बोला गया ठीक है, रैपर क्लास क्या होता है अच्छे से समझाते हैं। रैप करना मतलब चीज़ों को प्रोटेक्शन बोलिए, कवर करके रखना, बचा के रखना, यही सब रैपर मतलब यही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता चीज़ें। बोला गया ईच प्रिमिटिव डेटा टाइप, ईच प्रिमिटिव जो पहले से डिफाइंड है, तो ईच प्रिमिटिव डेटा टाइप हैविंग डेटा टाइप हैविंग इट्स ओन कंस्ट्रक्टर, इस ओन रैपर क्लास। बोला गया कि आपका जावा में हर एक डेटा टाइप का जो पहले से डिफाइंड है, प्रिमिटिव डेटा टाइप का हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक रैपर क्लास बना हुआ है अलग से। बोला गया कि मतलब अगर आप INT न लिख के अगर आप वहाँ पे इंटीजर लिखते हो तो आपको तब सपोर्ट करेगा। अगर आप फ्लोट न लिख के आप अगर फ्लोट लिखते हो तब सपोर्ट करेगा F। अगर आप डबल न लिख के अगर डबल लिखते हो तब सपोर्ट करेगा। कैर न लिख के कैरेक्टर लिखते हो, C कैपिटल, ध्यान रहे क्लास है ये, तो कैरेक्टर लिखोगे तो सपोर्ट करेगा। बुलियन न लिख के बुलियन लिखोगे तो टोटल 5 या 6 है, तो ये 5 हुआ, और एक कोई लॉन्ग होगा तो मे बी लॉन्ग हो, स्ट्रिंग हो। लगे कि हाँ स्ट्रिंग तो S कैपिटल छोड़ दीजिए, स्ट्रिंग नहीं, वो तो क्लास का नाम ही है। लॉन्ग न लिख के लॉन्ग लिखोगे तब भी सपोर्ट करेगा। तो मतलब ईच प्रिमिटिव डेटा टाइप हैविंग इट्स ओन रैपर क्लास, यानी उसके लिए एक क्लास बना हुआ है, कॉमा
ईच रैपर क्लास, हर एक क्लास का एक कंस्ट्रक्टर भी होता है। ईच रैपर क्लास हैविंग इट्स ओन कंस्ट्रक्टर, own constructor. That means auto garbage collector support. समझ में आया चीज़? तो थोड़ा सा लगे कि मतलब अब क्या कहना चाहते हैं, बोला कि जब मेरा ये अब आपको फिर से याद रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगा। ये मेरा कब का बात है? जावा 1.7 से नीचे। आपको याद होगा मैंने इसीलिए लिखा था जावा 1.8 के नीचे मत आप डाउनलोड करिएगा। उसमें रैपर क्लास आपको किस तरह से था दिखा रहे हैं। अब आपको कोडिंग लिखना पड़ेगा तो कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। मान लीजिए किसी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर अगर आप एक वेरिएबल लिखोगे तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? कुछ इस तरह से, इंटीजर x इज इक्वल्स टू न्यू इंटीजर। क्या हो गया सोच लीजिए, कहाँ मेहनत इजी था, उसमें क्या वैल्यू रखना चाहते हो वो। इंटीजर y इज इक्वल्स टू न्यू इंटीजर 5। अब इंटीजर z इज इक्वल्स टू x डॉट इंट वैल्यू प्लस y डॉट इंट वैल्यू। क्या बैंड बजा सोच लीजिए, बहुत ही टाइम टेकिंग। ठीक है, ये कब का बात कर रहे हैं हम? जावा 7 8 का नहीं, उससे बिलो का। तो ये इस तरह से लिखा जाता था। तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो इसके लिए क्या आया? तो इसके लिए आया मेरा जावा में 8 में नया कंसेप्ट था, वो है ऑटो बॉक्सिंग। खुद ब खुद बॉक्स में डालो और ऑटो अनबॉक्सिंग का कंसेप्ट खुद से निकालो। तो मतलब बोला गया कि मतलब ये जावा 8 में एक कंसेप्ट आया कि आप कैसे कोडिंग लिख सकते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आपको अगर आप इंटीजर x इज इक्वल्स टू 3 लिखोगे तब भी चलेगा। मतलब ये होता है ऑटो बॉक्सिंग, खुद ब खुद बॉक्स में डालना। इंटीजर y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, बोला कि ये हुआ ऑटो बॉक्सिंग, मतलब अलग से कुछ न्यू कीवर्ड का ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर फिर भी काम करेगा। ऑटो बॉक्सिंग कुछ बड़ा टफ नहीं चीज़ है। ठीक है, बोला गया ऑटो अनबॉक्सिंग। तो इंटीजर z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, ये है ऑटो अनबॉक्सिंग। कैसे निकालना? डॉट इंट वैल्यू लिखने का ज़रूरत नहीं है। ऑटो अनबॉक्सिंग तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ओके ना? तो अब आपका कहीं पे भी अगर आपको ऑटो गार्बेज कलेक्टर सपोर्ट कराना है तो ये पूरा का पूरा ऑटो गार्बेज कलेक्टर। लेकिन फिर भी आपको एक बार और पढ़ना होगा कि ऑब्जेक्ट को कैसे डीएलोकेट करेंगे, तो वो लास्ट में पढ़ना पड़ता है। ये वेरिएबल को कैसे हम डीएलोकेट करते हैं ये सीख गए, तो बोला गया कि ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो वो सीखने के लिए आपको बस एक छोटा सा फंक्शन है system डॉट gc, बस ऑब्जेक्ट का नाम, तो वो डीएलोकेट करेगा। वो मैं लास्ट में, ठीक है, लास्ट में एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, उसी समय आपको ये पढ़ाएंगे क्या क्या फाइनल कीवर्ड, फाइनली कीवर्ड और फाइनलाइज कीवर्ड में क्या डिफरेंस है। तो पहले तो ये पता नहीं है, अभी फाइनल कीवर्ड थोड़ा मोड़ा पता भी है कि फिक्स्ड वेरिएबल के लिए। फाइनली कीवर्ड आपका आएगा एक्सेप्शनल हैंडलिंग के समय, अभी जस्ट इसके बाद वाले टॉपिक में। और फाइनलाइज कीवर्ड फाइनलाइज्ड, ओके स्पेलिंग गलत है, फाइनलाइज्ड कीवर्ड ये एक ऑटो गार्बेज कलेक्टर, ये जीसी वाला गार्बेज कलेक्टर, मतलब ऑब्जेक्ट को पूरा डीएलोकेट करना। लेकिन वेरिएबल को डीएलोकेट आपको कहाँ पे आएगा? रैपर क्लास में। ठीक है, तो ये मैं समझूंगा बाद में। बोला गया कि और कुछ बचा हुआ है यहाँ पे, तो बोला नहीं, ख़त्म। लास्ट बोला गया कि मेरा दिस कीवर्ड का इस्तेमाल कब करते हैं? सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल। बोला कि दिस कीवर्ड का इस्तेमाल तो पहले, ये सब तो बाद में। आपका पहले तो स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं? बोला स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल किसी वेरिएबल के सामने कर सकते हो, किसी फंक्शन के सामने कर सकते हो। ठीक है,
किसी नेस्टेड ब्लॉक के सामने कर सकते हो। अब ये क्या नया चीज़ आ गया, ठीक है। और ये नेस्टेड क्लास के सामने कर सकते हो, तो जिसके सामने आप ये सब भले नहीं पढ़े हो लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बोला कि अब नेस्टेड क्लास क्या होता है, तो वो तो पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो चलो क्लास के अंदर क्लास, चाइल्ड क्लास नहीं बोल रहा है, ठीक है। हाँ, नेस्टेड इफ वैसे ही एकदम सही बोले कि अगर मैं किसी भी वेरिएबल को अगर स्टैटिक बना देता हूँ, तो आप जानते हो कि स्टैटिक इंट x इज इक्वल्स टू, तो उसको अब मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। किसी भी फंक्शन को भी अगर मैं स्टैटिक बना देता हूँ तो उसको भी अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक कॉल होता है, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि इन दोनों को मुझे लेकर दिक्कत नहीं है, ये क्योंकि पढ़ा हुआ है। ऑटो कॉल विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट, विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट। बोला गया ठीक है, ये नेस्टेड ब्लॉक क्या है, ठीक है। क्या क्लास के सामने हम स्टैटिक लगा सकते हैं? बोला नहीं। ब्लॉक के सामने, अब ब्लॉक क्या होता है? अब आप सोचो एक चीज़ कि अगर आपके पास कोड में बहुत सारे स्टैटिक वेरिएबल हैं, तो आप हर एक के आगे स्टैटिक इंट x इज इक्वल्स टू 5, स्टैटिक फ्लोट या स्टैटिक डबल y इज इक्वल्स टू 10, फंक्शन भी स्टैटिक वॉइड, क्यों? एक बार स्टैटिक लिखिए और उसको ब्लॉक बना लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी चीज़ें रहेंगे सब का सब मेरा स्टैटिक रहेगा। तो ये हुआ नेस्टेड ब्लॉक, ठीक है। तो फन 1, तो आपको बार बार लिखने का झंझट हो। तो ये मेरा क्या हुआ? तो ये मेरा स्टैटिक है ना। लगे लास्ट अब स्टैटिक क्लास, नेस्टेड क्लास, सॉरी वेट, लगे कि क्या चाइल्ड क्लास को हम नेस्टेड बोल रहे हैं? बोला नहीं 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 नहीं, ये नहीं। बोला कि तब आपको क्लास के अंदर क्लास, ये तो पहली बार हम लोग देख रहे हैं लेकिन ऑब्वियसली सीखना ज़रूरी है। बोला कि इसके आगे बस स्टैटिक लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि आप कभी यूज़ नहीं कर सकते इस तरह, आप बिना क्लास को स्टैटिक बनाए आप, ठीक है, उसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो नेस्टेड बोला कि ठीक है सर, अगर मान लीजिए सर, अगर मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल है इंट x इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे एक वेरिएबल है इंट y इज इक्वल्स टू 10, तो दोनों को कैसे कॉल करेंगे? तो चलो देखते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, इसको तो मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, मुझे तो इसको लेकर झमेला ही नहीं है। तो न्यू a ob1.x है ना। इस y को कैसे यूज़ कर सकता हूँ? a क्लास के अंदर जो b नाम का क्लास है, मैंने डॉट ऑपरेटर लगा के उसका ऑब्जेक्ट न्यू a क्लास के अंदर जो b नाम का उसका कंस्ट्रक्टर, तो आपको तब जाके आप y को एक्सेस कर सकते हो। मतलब थोड़ा सा अलग तरीका है इसका। तो मतलब आप नेस्टेड क्लास कैसे यूज़ करोगे, नेस्टेड क्लास का एलिमेंट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, ये चीज़ है। क्लियर? ये नेस्टेड ब्लॉक के मतलब मैंने बोला कि अगर आपको बहुत सारे एक ही क्लास के अंदर, अगर एक ही क्लास के अंदर मान लीजिए एक स्टैटिक वेरिएबल है इन टाइप, एक है स्टैटिक वेरिएबल डबल टाइप, एक कैरेक्टर टाइप, स्टैटिक वेरिएबल एक कैरेक्टर टाइप, एक स्ट्रिंग टाइप, तो कौन बार बार लिखेगा? आप एक बार लिखिए और उसको ब्लॉक बना दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा का सारा स्टैटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हुआ स्टैटिक। तो फाइनल कीवर्ड कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? तो वेरिएबल के आगे लगा सकते हैं, फंक्शन के आगे लगा सकते हैं। बोला कि क्लास के आगे, तो बोला हाँ क्लास के आगे भी लगा सकते हैं, और किसी चीज़ के आगे, तो बोला नहीं। तो हम लोगों ने एक सीखा है, अभी तक ये सब नहीं सीखा। बोला गया कि हम लोग वेरिएबल के आगे लगाना सीखे हैं, तो ये फिक्स्ड वेरिएबल बनाने के लिए, तो फिक्स्ड वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग फाइनल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑलरेडी कोडिंग में पहला क्लास में ही जो लोग पहला ही 2-3 क्लास के अंदर कि अगर किसी भी वेरिएबल के सामने अगर फाइनल इंट x इक्वल्स टू 10 लिख देते हैं, अब x प्लस नहीं कर सकते, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो फिक्स्ड हो गया। बोला ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से अगर किसी भी क्लास के आगे अगर आप फाइनल कीवर्ड लगा देते हो, तो बोला गया कैन नॉट, फंक्शन के आगे कैन नॉट ओवरराइट, मतलब किसी भी अगर क्लास के आगे अगर हम
फाइनल कीवर्ड लगा देते हैं तो फाइनल वॉइड fun1, तो अब ये चाइल्ड क्लास के अंदर ये दोबारा फंक्शन आप कभी नहीं बना सकते, ठीक है। क्लास बी सेम टाइप का कभी भी फंक्शन, मतलब जैसे मान लीजिए कभी सुपर एडमिन, दोबारा दो को सुपर एडमिन नहीं बनेगा। अगर नहीं लगाए तो आप बना सकते हो, आप बहुत कुछ ऐसा कोडिंग आपको समझ में आएगा, ये दोबारा ओवरराइड नहीं हो सकता, एरर मार देगा तुरंत, ठीक है। fun1 नहीं कर सकते, क्यों नहीं बना सकते, वही पकड़ लेगा वो तुरंत। अब आता है क्या, क्लास, हाँ बिना फाइनल के बना सकते हैं, ठीक है, ओके। क्यों ओवरराइड, सुपर करके फिल्टर कर लेंगे। अच्छा, तो क्लास के आगे बोला गया कि अगर किसी भी क्लास के आगे अगर हम फाइनल कीवर्ड लगा देते हैं तो कैन नॉट इनहेरिटेड, कैन नॉट एक्सटेंडेड, इनहेरिटेड नहीं बोलना चाहिए, एक्सटेंडेड। तो बोला गया मतलब अगर किसी क्लास के आगे मैं आगे फाइनल कीवर्ड लगा दिया, फंक्शन गोली मारी है, इसका कभी चाइल्ड क्लास ही नहीं बनेगा, तो ख़त्म, ठीक है, उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता। सुपर एडमिन का कुछ भी फंक्शन आप यूज़ नहीं कर सकते। तो क्लास बी एक्सटेंड्स, जैसे लिखेंगे फटाक से एरर मार देगा। जैसे मोदी जी आप समझ ही रहे हैं कि मोदी जी का अगर बच्चा भी आ जाए ना, क्योंकि मोदी जी देखिए किसी के पापा हो सकते हैं, किसी के हस्बैंड भी हो सकते हैं, बट फिर भी वो एज अ प्राइम मिनिस्टर, उनका कोई चाइल्ड क्लास नहीं। अब उनका बेटा भी मिलने जाएगा तो वो जो रूल्स हैं फॉलो करके ही जाना होगा, ठीक है, मतलब क्योंकि वो एज अ प्राइम मिनिस्टर के रूप में अब हैं। समझ में आया चीज़? तो ये चीज़ है, किसी भी क्लास के अगर फाइनल लगा दिए तो मतलब अब वो एक्सटेंडेड उसका चाइल्ड क्लास नहीं बन सकता, ठीक है। लगा कि ऑलरेडी डन। अब बचा मेरे पास दो ही कीवर्ड है, दिस कीवर्ड एंड सुपर कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड मैंने बोले थे इन केस ऑफ ओवरराइडिंग, ऐसे तो यूज़ ही नहीं करेंगे, इन केस ऑफ ओवरराइडिंग, जब मेरा ओवरराइडिंग होगा तब, ठीक है, वी कैन फिल्टर करेंट क्लास, करेंट, ठीक है, क्लास या चाइल्ड क्लास बोलिए, ठीक है, चाइल्ड क्लास बाय दिस कीवर्ड और पेरेंट क्लास बाय सुपर कीवर्ड, है ना। बट लिमिटेशन क्या क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ देता है, इज इट पॉसिबल टू राइट दिस एंड कॉमा सुपर कीवर्ड इन मेन फंक्शन? नो, सिर्फ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर जरूरी नहीं है, सिर्फ नॉन स्टैटिक, नो ओनली नॉन स्टैटिक फंक्शन। वो कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, जरूरी है नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है, ओनली नॉन स्टैटिक फंक्शन। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, कंस्ट्रक्टर में आपको ऑटो कॉल हो जाता है, आपको नॉर्मल फंक्शन में कॉल करना पड़ता है, बस यही डिफरेंस है ना। तो स्टैटिक ये लिमिटेशन है उसका, क्योंकि स्टैटिक फंक्शन से आप दिस और सुपर का इस्तेमाल करके आप नहीं कर सकते, आपको ऑब्जेक्ट बना के पहुंचना पड़ेगा, ठीक है, ओके जी। तो ये हुआ मेरा कोडिंग।